आखिरकार 11 दिन बाद महाराष्ट्र के सीएम के नाम पर आधिकारिक तौर पर मोहर लगी गई। बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा और पंकजा मुंडे ने फडणवीस के नाम का समर्थन कर दिया, जिसके बाद सीएम के नाम से सस्पेंस खत्म हो गया। तो वहीं डिप्टी सीएम के लिए एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का नाम भी तकरीबन फाइनल हो चुका है। लेकिन सवाल है कि इस ऐलान के लिए आखिर 10 दिनों का वक्त क्यों लग गया? क्या शिंदे की सभी मांगों को मान लिया गया है? क्या मंत्रालयों को लेकर सहमति बन गई है? क्या कैबिनेट का फॉर्मूला तय हो गया है? और सबसे अहम बात तो यह है कि अगर बीजेपी की शर्तों पर शिंदे को सरकार में शामिल होना पड़ रहा है तो इसके पीछे उनकी क्या मजबूरी है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शाहबाज। महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री को लेकर अब रास्ता साफ हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के सीएम बनने जा रहे हैं। महायुति के विधायकों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। शपथ ग्रहण कल यानी 5 दिसंबर को शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में होगा और इसमें मुख्यमंत्री के अलावा दोनों ही डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। हालांकि इनके साथ कितने मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं या नहीं लेंगे, फिलहाल अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन इससे पहले चर्चा ये थी कि बीजेपी महाराष्ट्र में इस बार मराठा या ओबीसी चेहरे पर दांव लगा सकती है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अगड़े वर्ग से आते हैं और विधानसभा चुनाव में भी महायुति को मराठा वर्ग ने जबरदस्त समर्थन दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा जैसे फॉर्मूले को लागू क्यों नहीं किया। वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में कोई सरप्राइजिंग नाम क्यों नहीं दिया। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको महाराष्ट्र की हर सियासी हलचल की लेटेस्ट जानकारी फैक्ट के साथ मिलती रहे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आखिर बीजेपी ने विधायक दल की बैठक में सिर्फ देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव ही क्यों रखा। आपको याद होगा कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जीत के बाद सिटिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान की जगह पर ओबीसी चेहरे मोहन यादव पर दांव खेला, तो वहीं राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बजाय ब्राह्मण चेहरे भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया है। हरियाणा में भी इसी साल विधानसभा चुनाव से ठीक 5 महीने पहले बीजेपी ने सीएम का चेहरा बदला और मनोहर लाल खट्टर की जगह पर ओबीसी चेहरे नायब सिंह सैनी को सीएम बना दिया था। मध्य प्रदेश और हरियाणा में बड़ी संख्या में ओबीसी वोटर्स है। राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने ब्राह्मण समाज से सीएम देकर सामान्य वर्गों को एक बड़ा संदेश दे दिया है। इसके पीछे का फैक्ट यह है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस अनुभवी नेता माने जाते हैं। वे 6 बार के विधायक हैं और सरकार से लेकर संगठन तक में काम करने का अनुभव है। महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के लिए नए चेहरे पर दांव खेलना मुश्किल साबित हो सकता था, क्योंकि क्षेत्रीय क्षत्रपों को संभालना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। देवेंद्र फडणवीस ने खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में न सिर्फ स्थापित किया है बल्कि हर एक वर्ग और क्षेत्र में अपनी पैठ भी बनाई है। इस विधानसभा चुनाव में एनडीए के सामने बड़ी चुनौतियां थी। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने में क्षेत्रीय से लेकर जातीय समीकरणों तक को ध्यान में रखना था और स्थानीय क्षत्रपों की नाराजगी को भी दूर करना था। चुनाव से ठीक पहले मराठा बनाम ओबीसी आरक्षण की मांग भी महायुति सरकार की टेंशन बढ़ा रही थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर फडणवीस और महायुति के नेताओं ने मिलकर समाधान निकाला। सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर स्थानीय स्तर पर ही सहमति बनी और मिलकर चुनाव मैदान में मुकाबले को एक तरफा बना दिया और महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 49 सीटों पर ही समेट दिया। तो अब सवाल उठता है कि आखिर 29 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि सीएम की कुर्सी एकनाथ शिंदे से देवेंद्र फडणवीस को ट्रांसफर हो गई और एकनाथ शिंदे कुछ भी नहीं कर पाए। वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि आखिर एकनाथ शिंदे से कहां चूक हुई है और जिसकी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ गई है। लेकिन उससे पहले आपको फिर से याद दिला दें कि हम आपको महाराष्ट्र की सियासी हलचल की जानकारी फैक्ट के साथ बता रहे हैं ताकि सरकार बनाने के पीछे की गणित आप अच्छे तरीके से समझ सके। इसीलिए आपसे अपील करते हैं कि आप हमारे वीडियो को आखिर तक देखें, इससे आपकी राजनीतिक जानकारी में इजाफा होगा। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार 10 दिन में कैसे मान गए शिंदे और बीजेपी के किस दांव से पलट गई बाजी और फडणवीस को मिल गई सीएम की कुर्सी। इसके लिए आपको 2022 का वो वक्त याद करना होगा जब शिवसेना में फूट पड़ गई थी और एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत करके बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी।
हालांकि 2022 में एकनाथ शिंदे के पास विधायक कम थे, लेकिन उस वक्त उन्हें सीएम की कुर्सी मिली थी। इतना ही नहीं, अगर आप बिहार को देखें तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड के पास बीजेपी से कम सीटें हैं, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कमान संभाल रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर एकनाथ शिंदे से चूक कहां हुई है, जिसकी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो छोड़नी पड़ गई है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिंदे की शिवसेना ने 57 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। इनमें से 14 विधायक भारतीय जनता पार्टी समर्थित है और जीत कर आए 6 विधायक तो घोषित रूप से बीजेपी के ही है। शिंदे ने चुनाव से पहले 4 निर्दलियों को भी टिकट दिया था, जो जीतकर विधायक बन गए हैं और कहा जाता है कि इन निर्दलियों को भी टिकट दिलाने में बीजेपी का ही रोल था। तो कुल मिलाकर उन 57 विधायकों में से 14 का होल्ड भी बीजेपी के पास ही है। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी से बगावत करते हैं तो इन विधायकों का साथ छूट सकता है। बिहार में भी 2022 में मुकेश सहनी की पार्टी के साथ ऐसा ही हुआ था, जब उनके सभी विधायक बीजेपी के पाले में चले गए थे और इसके बाद सहनी की काफी किरकिरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एक चाल से शिंदे को कमजोर कर दिया। साल 2022 में शिंदे जब मुख्यमंत्री बने तो सरकार में देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया। फडणवीस ने इसके बाद ही सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी। एनडीए में एकनाथ के पॉलिटिकल प्रेशर को कम करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने ही शिंदे की सरकार बनने के 1 साल बाद अजीत पवार को भी साध लिया। बस फिर क्या था, अजीत पवार का साथ आना ही शिंदे के लिए नुकसानदेह साबित हो गया। अजीत पवार की वजह से शिंदे बीजेपी पर सियासी प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों की जरूरत होती है और मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास 132 विधायक है। अजीत की पार्टी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है और शिंदे के पास 57 विधायक है, लेकिन उनके साथ हटने से भी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब चुनाव के बाद शिंदे अपने गांव चले गए थे और उनकी नाराजगी की खबरें मीडिया में सामने आई थी, तो अजीत पवार सक्रिय हो गए थे और यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने पर अजीत पवार को कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है और ना ही किसी मंत्रालय की उनकी तरफ से कोई स्पेशल डिमांड की गई है। महाराष्ट्र के चुनाव में एकनाथ शिंदे की एक और चूक ये रही कि चुनाव से पहले उन्होंने खुद को अगले सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया। जबकि आप बिहार को देखें तो बिहार में नीतीश कुमार हर चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अपने नाम का ऐलान करवा लेते हैं। 2015 की बात की जाए, जब नीतीश कुमार लालू के साथ थे, तब भी मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने अपने ही नाम की घोषणा करा ली थी और 2020 में बीजेपी भी नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ी थी। और दिलचस्प बात तो यह है कि 2025 के चुनाव से पहले भी नीतीश कुमार ने सीएम पद के लिए एनडीए में अपने नाम की घोषणा करवा ली है, मगर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र चुनाव से पहले यही घोषणा नहीं करा पाए। महाराष्ट्र चुनाव में मिली जीत को एकनाथ शिंदे अपने कामों की जीत बताते रहे, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने अपने चेहरे को आगे नहीं बढ़ाया। लिहाजा चुनाव के बाद बीजेपी ने सीट के फॉर्मूले को आधार बनाकर सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक दिया। अब चूंकि महाराष्ट्र में पहले से ही सीएम का नाम तय नहीं था, इसीलिए एकनाथ शिंदे कुछ भी नहीं कर पाए हैं और नैतिकता के आधार पर बीजेपी भी बैकफुट पर नहीं गई है। कुल मिलाकर जिस सियासी चाल से साल 2022 में एकनाथ शिंदे सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए थे और देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनना पड़ा था, आज 2024 में वही देवेंद्र फडणवीस अब एकनाथ शिंदे के बॉस बन गए हैं। तो ये था महाराष्ट्र का सियासी दंगल। अगर आपको हमारी इस वीडियो को देखकर आपके राजनीतिक जानकारी में इजाफा हुआ है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैक्ट के साथ लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए फैक्ट पोस्ट।